हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में आप सब लोगों को पहले तो थंबनेल देख करके अंदाजा हुआ होगा और यहां पर भी एक तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। ये हिटलर आप सोचेंगे इतना सोच समझ के क्यों बोल रहे हैं। मैं सोच रहा था कि कुछ विशेष इनको उपाधि दी जाए, बट ऐसा मुझे समझ में आया कि यार ये इतने योग्य भी नहीं है इनको कोई विशेष उपाधि मिले। बहरहाल, आपने कल का अगर पूरा लेक्चर देखा होगा तो मैंने उसमें इटली के फांसीवाद को पढ़ाया है। तो जो इटली का फांसीवाद है उसमें काफी सिमिलरिटीज जो है आपको नाजीवाद में देखने को मिलेंगी, बट ऐसा नहीं है कि नाजीवाद और फांसीवाद एक ही चीज है। डिसिमिलरिटी में बेसिक डिसिमिलरिटी तो ये है कि फांसीवाद जो है वो आपको इटली में देखने को मिलता है, तो नाजीवाद जो है वो आपको जर्मनी में देखने को मिलता है। तो आज का जो टॉपिक है, हम हिटलर के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हिटलर का कैसे उदय हुआ और हिटलर की जो पार्टी है नाजी पार्टी, इसका उदय कैसे हुआ, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के इस सीरीज को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है और आई होप कि आपको इससे बहुत बेनिफिट भी हुआ होगा। 2025 में सीधे क्वेश्चन पूछा गया फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे इस लेक्चर को पढ़ा होगा उन्हें सब कुछ समझ में आया होगा, तो काफ़ी सफिशिएंट है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। बट बाकी के जो कोर टॉपिक्स हैं वो क्योंकि मोनोटॉक में नहीं हो सकते हैं, मोनोलॉग में नहीं उनको डिस्कशन किया जा सकता है। उसके लिए हम और आप दोनों लोग बैठ करके, मतलब एक पेड बैच में या फिर जहां पर आपसे आपके प्रश्नों के उत्तर हम दे सकें वहां पर डिस्कशन हो सकता है। मैंने कल के लेक्चर में बताया था। सो दैट इज वाई इन सब पॉइंट ऑफ व्यूज को ध्यान में रखते हुए आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री की अंतिम क्लास है, लास्ट क्लास है। इसके बाद हम डिफरेंट आइडियोलॉजीज के एक चैप्टर में आप लोगों से मुलाकात करेंगे। जल्द ही हम नया चैप्टर प्रस्तुत करेंगे। आपके 11 बजे का जो समय है, आपको उसी समय पर हम इसको देने का प्रयास करेंगे। तो उसमें हम लोग, जैसे यहां पर हमने नाजीवाद या फांसीवाद के बारे में जो पढ़ना है वो एकदम विस्तारित भाव से अलग से वहां पर पढ़ रहे होंगे। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम केवल कवर कर रहे हैं। सो जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, केवल उसको हम यहां पर ध्यान देंगे। तो आज ये लास्ट क्लास है। ये हैं एडोल्फ हिटलर, जिनको आप देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं। जानकारी ये है कि अब आप जो है ये विरद लाइव कोड कहीं पर भी यूज कर सकते हो और इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करें। यूपीएससी सीएससी के लिए जो P2I बैचेस हैं ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होते जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित होते भी हैं। आप वेबसाइट जाके विजिट कीजिए। बहुत बढ़िया सिलेक्शन इस बार दिए थे स्टडी IQ ने, तो आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं। गाइडेंस जो है प्राप्त कर सकते हैं हमसे। और इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, बुक्स, ठीक है, मेंटरशिप, मेरी मेंटरशिप, अगर आप ये लगाएंगे कोड तो मेरी मेंटरशिप भी आपको मिलेगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज, ये सारी कुछ चीजें हमको यहां पर मिलती हैं। तो 2028 के लिए जो बैच अवेलेबल है उसको आप अवेल कर सकते हैं मात्र 37,999 में। हालांकि आप 2027 और 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल है और उनके प्राइस इनसे कम है और कम हो जाएंगे यदि अगर आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल निश्चित तौर पर करेंगे तो। अब आइए एक स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल दैट इज नॉट इन रेस इज ट्रैश। जो कुछ भी जाति से नहीं है, जाति से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सब कूड़ा करकट है, ट्रैश है। ये मेरे नहीं, इनके विचार हैं, एडोल्फ हिटलर, जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। मैंने बताया शुरुआत में कि इटली के नाजीवाद की तरह जर्मनी में भी राष्ट्रीय समाजवाद का गठन किया गया था। बेसिकली आप लोगों ने नाजी पार्टी का नाम सुना होगा, तो नाजी पार्टी और कुछ नहीं है बल्कि राष्ट्रीय समाजवाद है। अब जब मैं राष्ट्रीय समाजवाद की बात करता हूं तो कल के टॉपिक से आप इसे जरूर लिंक कर पा रहे होंगे कि कल मैंने जब इटली में फांसीवाद पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने बताया था कि इटली रूस के साम्यवाद से प्रेरित हो रहा था। बाद में उसी का विरोध किया गया और वहां पर राष्ट्रवादी समाजवाद की कल्पना की गई। तो उसी तरीके से जर्मनी में भी राष्ट्रीय समाजवाद की कल्पना है और इस कल्पना को बढ़ाने के लिए एक पार्टी का गठन किया गया है जिस पार्टी को नाजी पार्टी कहा जाता है।
नाजी पार्टी कहा जाता है, और प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग अलग तरीके का होता है, कुछ लोग नाजी बोलते हैं उसको। सो जो भी है प्रोनाउंसिएशन, हम कॉमन टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे आपको आसानी से चीजें समझ में आ पाए। तो ये अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए एक समाजवादी व्यवस्था का गठन करने का प्रयास करता है। ये एक ऐसा दल है, और इसमें हिटलर ने अपनी कुछ घोषणाएं जो है वो शामिल की हैं, जिनके आधार पर यह पार्टी जो है वो काम करती है। और उसका मतलब इसका एक उद्देश्य जो है वो यही है कि जितने भी दूसरे प्रकार के ऐसे समझौते जो जर्मनी के ऊपर थोपे गए हैं, उन थोपे गए समझौतों को हम क्या करें, समाप्त करें, और अपनी शान से जीवन जो है वो व्यतीत करें, राष्ट्रवाद को मजबूत करें। राष्ट्रीय जो समाजवाद है यानी नाजी पार्टी जो है, वो जर्मनी के तमाम प्रकार के जो निम्न मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उनकी बहुत फेमस पार्टी बन गई थी। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि मध्यम वर्गीय लोगों को एक समय में बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे थे, मुद्रास्फीति हो गई थी, मंदी से बहुत उनको नुकसान हुआ था। तो इन सब चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लोगों को ये इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो सर्वहारा वाली श्रेणी में ना पहुंच जाए, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो सबसे ज्यादा है उसमें ना पहुंच जाए। अच्छा, कार्ल मार्क्स ने भी कुछ ऐसी बातें कह रखी थी जिसको उस समय जर्मनी के लोगों ने पढ़ी थी, जिसमें कार्ल मार्क्स ने भविष्यवाणी की कि ये जो वर्ग है वो उसमें स्वयं इतनी शक्ति नहीं है कि वो औद्योगिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग सबको जो है वो संभाल सके, उसकी अकेले रक्षा कर सके। इसलिए लोगों को यह समझ में आया कि भाई हम सब लोग खुद से कुछ नहीं कर सकते, किसी एक राष्ट्रीय सरकार का सहारा तो लेना पड़ेगा। तो ऐसे समय में जब राष्ट्रीय सरकार के सहारा लेने के ऊपर विश्वास जनता का जगता है, और एक ऐसी सरकार जो राष्ट्रवादी भी हो, जो पूंजीपतियों को भी कंट्रोल कर सके, उद्योगपतियों को कंट्रोल कर सके, और जो हमारी सहायता यानी कि मध्यम वर्ग और निम्न मजदूर वर्ग जो है उस सब की सहायता कर सके, ऐसी कोई सरकार अगर बन जाए तो उसका सबको समर्थन मिलेगा। और यही कर दिखाया राष्ट्रीय समाजवादी सरकार ने। तो इस सब चीजों के लिए उदय होता है हिटलर का, और हिटलर के उदय की कहानी को ही हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। हिटलर, जिसका जन्म 20 अप्रैल सन 1889 को ऑस्ट्रिया के गांव में हुआ था, जो कि पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत संपन्न परिवार से नहीं है। इसके पिता जो है थोड़े गरीबी थे, और गरीबी के कारण ही अगर आप देखेंगे तो बचपन में इसको जो एक उचित शिक्षा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई थी। कुछ समय पश्चात जब पिता की मृत्यु हो गई, तो पिता की मृत्यु के बाद ऑस्ट्रिया की जो में एक शहर था वियना, वहीं पर ये एक शिल्पकारी का कार्य करना शुरू कर दिया था इसने। और फिर 1912 में वहां के एक दूसरे शहर म्यूनिख पहुंच गया, वहां पर जाकर के चित्रकारी करता था ये शुरुआत में, और पेंटिंग बेच करके अपनी आजीविका चलाता था। फिर इसी बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध आया, यहां से टर्निंग पॉइंट है एक तरीके से, आप समझेंगे कि जब प्रथम विश्व युद्ध आया तो प्रथम विश्व युद्ध में तमाम सारी कंट्रीज जैसे अपने अपने देशों की रक्षा के लिए बड़े स्तर पर सैन्य भर्तियां कर रही थी, उसी तरीके से ऑस्ट्रिया ने भी, और ये जो जर्मनी प्रांत है, अरे यार हाँ ठीक है, ये जो भर्तियां हैं ये ओपन की, और इसी में हिटलर भी भर्ती हो गया। हिटलर जो है वो भी क्या हो गया, सेना में भर्ती हो गया। इस तरीके से उसकी सेना में एंट्री हुई। जर्मन सेना में जब वो भर्ती हुआ तो उसने एक साहसपूर्ण और योग्यतापूर्ण परिचय दिया, और उस परिचय का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे आगे चल करके पुरस्कार स्वरूप आयरन क्रॉस मिला। आयरन क्रॉस जो कि सम्मान का प्रतीक हुआ करता था उस समय। लेकिन ये युद्ध में काफी ज्यादा घायल हो गया, बहुत बुरी तरीके से आगे चल करके हिटलर जो है वो क्या हो गया, घायल हो गया। और जब वो घायल हो गया तो अस्पताल में भर्ती हुआ। वो अस्पताल में ही भर्ती था कि उसे सूचना मिली कि युद्ध विराम हो गया है और जर्मनी को संधि करनी पड़ रही है। और जब उसने देखा कि इस तरीके की अपमानजनक संधि करनी पड़ रही है तो उसका खून खौल उठा। उसने चिल्ला करके कहा कि जर्मनी सेना पराजित नहीं हो सकती। जर्मन सेना ना तो पराजित हुई है और ना ही उसे पराजित किया जा सकता है। यह सरकार अयोग्य है, यह ठीक से डील नहीं कर पाई। इसकी पराजय अगर हुई है तो इसका कारण यहां के बुज़दिल नेता हैं। यह उसने अस्पताल में ही घोषित किया, और उसके बाद से उसने निश्चय कर लिया कि हमें राजनीति में प्रवेश करना होगा। यह था टर्निंग पॉइंट।
अगले 5 सालों में वो म्यूनिख में साम्यवादियों की जासूसी करने लगा। कुछ लोगों से उसका परिचय हुआ, दोस्ती हुई, और म्यूनिख के कुछ पुराने जो दोस्त थे उनके साथ मिलकर के उसने म्यूनिख में ही जर्मन वर्कर पार्टी जो है, जो पहले से कार्यरत थी, उसी पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर ली। अब वो एक छोटी ही सही बट एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ गया। बाद में इस पार्टी को उसने और मजबूत और संगठित करने का प्रण लिया। धीरे धीरे करके हिटलर के बातों से प्रभावित होकर के लोग पार्टी में जुड़ने लगे और उसके तमाम सारे अनुयायियों ने म्यूनिख में एक बड़ी सभा का आयोजन किया और तब उसका नाम बदल करके जर्मन वर्कर्स पार्टी से नाम बदल करके हो गया राष्ट्रीय समाजवादी मजदूर पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट लेबर पार्टी। यह नाम बदल दिया गया। तो बेसिकली इसको शॉर्ट में हम राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी कहते हैं। यही आगे चल करके नाजी पार्टी के नाम से जानी जाएगी। अब देखिए, समय बीता और धीरे धीरे करके रूस ने भी जर्मनी के कुछ हिस्सों में आधिपत्य कर लिया था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो रूसी आधिपत्य के समय में जर्मनी की सरकार के विरुद्ध बवेरिया में ड्यूल्डेनडॉर्फ से मिलकर के नवंबर 1923 में एक विद्रोह किया गया और इस विद्रोह में हिटलर जो है वो पकड़ा गया। तो 1923 में एक विद्रोह हुआ जिसमें हिटलर क्या कर लिया गया? हिटलर कैद कर लिया गया। हालांकि कुछ समय पश्चात ये कैद से मुक्त हुआ, 5 साल की इसको सजा दी गई। लेकिन इसी सजा के दौरान जब वो जेल में था तो जेल में उसने एक बहुत ही फेमस, जो आपने हिटलर की रचना सुनी होगी, मीन काम्फ, ठीक है, मीन कैम्फ या काम्फ ऐसे करके। तो मीन कैम्फ जो है MEIN है बेटा, ये वो मिक्स करके लिख गया है, ठीक ही बात है, MEIN ऐसे, ठीक है। ये उसने रचना लिखी है, जेल में ही लिखी है। 5 साल की उसको सजा हुई और जेल में उसने रचना लिखी है, मीन कैम्फ। और ये बहुत फेमस रचना हुई। आप ये समझिए कि अगर हम इसे ये कहें कि आगे चल करके ये किताब हिटलर की नाजी पार्टी के लिए वहां की बाइबल साबित हुई तो गलत नहीं होगा। बहुत ही फेमस किताब थी और जैसे जैसे लोग इसको पढ़ते चले गए, बेसिकली इस किताब में जो बात कही गई थी वो बात ये थी कि जर्मनी जाति के प्रति जो है वो शुद्धता का परिचय दिया गया था और उनसे आह्वान किया गया था कि जर्मनी जाति के लोगों को एक साथ बंध करके एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना करनी चाहिए। हिटलर को 5 साल की सजा हुई, लेकिन 5 साल की सजा उसने भोगी नहीं। 8 महीने के बाद ही वो कैद से मुक्त हुआ। 8 माह बाद कैद से क्या हो गया? कैद से मुक्त हुआ। और जब वो कैद से मुक्त हुआ तो अपनी गतिविधियों में वो फिर से तेजी से संलीन हो गया। 1924 के अंत में उसे रिहा किया गया था और 1925 में और 1925 से लेकर के 1929 तक में उसने जो ये पार्टी बनाई थी, इस पार्टी को और मजबूती से, मतलब और दृढ़तापूर्वक जो है संगठित करना शुरू कर दिया। लेकिन केवल पॉलिटिकल पार्टी बना लेने से काम नहीं चलने वाला था। काम चलना था शीर्ष नेतृत्व में पहुंचने से। इस दौरान अगर आप देखेंगे तो 1925 से लेकर के 1929 तक उसने नाजी पार्टी की बहुत सारी शाखाएं जो हैं ओपन कर दी। नाजी पार्टी की बहुत सारी शाखाएं जो हैं वो ओपन की। जगह जगह पर नाजी पार्टी के शाखाएं जो स्थापित कर दी गई। जैसे जैसे 1930 के समय में जर्मनी ने प्रवेश किया तो उसी समय घटना घटित हुई। 1930 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा और पूरा देश जो है वो आर्थिक मंदी में डूब गया। पूरा देश जो है वो एक बहुत ही बड़ी आर्थिक मंदी में डूब गया और उसका परिणाम यह हुआ कि जर्मनी के बहुत सारे कारखाने उस समय बंद कर दिए गए और लाखों श्रमिक बेरोजगार हो गए। और बेकारी में नाजीवादियों ने अपने सिद्धांत का बहुत तेजी से प्रचार प्रसार किया। इन सब चीजों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया और परिणाम यह हुआ कि जब 3 साल बाद 1933 में रिश्ताग के चुनाव हुए, यानी संसद के चुनाव हुए, तो नाजी पार्टी को
230 सीटें मिली। कितनी? इस चुनाव में 230 सीट्स, जो कि बहुत थी। 230 सीटों का पर जो है वो नाजी पार्टी का विजय हुआ, उससे भी ज्यादा। तो जब नाजी पार्टी विजय हुई तो उस समय जो देश की सर्वोच्च सरकार थे, राष्ट्रपति जो थे, उनका नाम था हिंडनबर्ग। इनका मंत्रिमंडल हुआ करता था, और इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बहुमत प्राप्त किया था, इसलिए इनको मंत्रिमंडल बनाने के लिए आह्वान किया गया हिटलर को कि आप आइए और राष्ट्रीय सरकार बनाइए। तो प्रधानमंत्री बनना होगा आपको और अपने मंत्रिमंडल जो है उसको बनाना होगा। लेकिन जब हिटलर को यह लगा कि अच्छा मौका है, हम अपनी बात जो है वो राष्ट्रपति से मनवा सकते हैं, तो हिटलर ने शर्त रखी कि संसद के बिना ही शासन करने का उसको अधिकार दिया जाए। अर्थात वो अपने हिसाब से अपना मंत्रिमंडल बना लेगा, लेकिन वो संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि ये तो नहीं होगा। राष्ट्रपति ने शर्त मानने से इनकार कर दिया। जब राष्ट्रपति ने शर्त मानने से इनकार कर दिया, तो हिटलर ने पीएम बनने से भी इनकार कर दिया कि वो पीएम नहीं बनेगा। लेकिन राष्ट्रपति झुके नहीं। हिटलर को पहले लगा कि शायद मान जाएंगे, लेकिन जब राष्ट्रपति नहीं माने और इसके अंदर जो एक मौका था प्रधानमंत्री बन के ही सही सरकार चलाने का, वो लोभ से बच नहीं पाया और फाइनली 30 जनवरी 1933 को उसने प्रधानमंत्री बनना स्वीकार कर लिया। 30 जनवरी 1933 को उसने स्वीकार किया कि ठीक है, मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हूं। लेकिन वास्तविकता यही थी कि वो प्रधानमंत्री बनके असंतुष्ट नहीं था, वो असंतुष्ट था। वो चाहता था कि हमारे मंत्रिमंडल में और हमारी संसद में कहीं पर भी कोई भी विरोधी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन विरोधी व्यक्ति तो तब नहीं होगा जब उसे पूर्ण बहुमत मिले। अब पूर्ण बहुमत कैसे मिलेगी? पूर्ण बहुमत मिलना आसान नहीं था। संसद को भंग करा करके दोबारा चुनाव करवाया जाए तो गारंटी होनी चाहिए कि उसमें पूर्ण बहुमत मिले। तो उसने एक दिमाग लगाया। एक्चुअली जर्मनी की जो संसद है, रिस्टाग जिसको बोल रहे हैं, उसमें 647 मेंबर हुआ करते थे। हिटलर को यह अनुमान था कि 250 स्थान तो नाजी पार्टी को मिल जाएंगे। तो जो 647 जो संसद है, 647 सदस्यों की, उसमें उसको यह भरोसा हुआ कि 250 के आसपास तो हमको मिल जाएंगे, लेकिन यह बहुमत के लिए काफी नहीं है। उसने यह अंदाजा लगाया कि करीब 100 सदस्य ऐसे हैं, 100 लोग ऐसे हैं, 100 सीट्स ऐसी हैं जिन पर जो साम्यवादी हैं उनकी पकड़ है। तो उसने यह सोचा कि अगर ये 100 साम्यवादी सीटें भी अगर नाजी पार्टी में आ जाएं तो काम चल जाएगा, तब उसे पूर्ण बहुमत मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने सोचा कि कैसे करके 100 सीटें हमारे पास आ जाएं। मार्च 1933 में उसने चुनाव की घोषणा कर दी थी, लेकिन उस चुनाव से पहले फरवरी 1933 में उसने क्या किया? फरवरी 1933 में उसने क्या किया भाई? जब वो प्रधानमंत्री बना तो उसने घोषणा की कि हम नए चुनाव कराएंगे। नए चुनाव में उसे उम्मीद थी कि हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा, फिर जो हम चाहेंगे वो कर लेंगे, विरोधी नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए इन 100 लोगों की जरूरत थी। ये 100 लोग कैसे आएंगे इनके पास, इसके लिए उसने षड्यंत्र रचा और फरवरी 1933 में एक घटना को अंजाम दिया, जो कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। क्या है ये? रिस्टाग संसद है। ये संसद भवन आपको दिख रहा होगा जो जल उठा। कहते हैं रहस्यमयी तरीके से इसमें आग लगा दी गई और ये आग इन्हीं के कहने पर, इन्हीं के इशारे पर लगाई गई। यानी ये काम जो है नाजी पार्टी का था, लेकिन हिटलर ने उस समय इसका सारा का सारा दोष साम्यवादियों पर डाल दिया और उनके सारे नेताओं को उठा करके डाल दिया जेल में। तो अब जो 100 सीटें यहां पर बची, वो तो सब चले गए जेल में, लेकिन इन सीटों पर कोई ना कोई तो आएगा। जो इन सीटों पर आएगा वो इनके पक्ष में आएगा। और इस तरीके से पूरी राजनीति का वातावरण उसने बदल दिया। आगे चुनाव हुए, नाजी दल को बहुमत प्राप्त हुआ और फिर से नया मंत्रिमंडल बना। कुछ दिनों के बाद हिटलर ने नाजी दल के अलावा अन्य दलों को अवैध घोषित कर दिया कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी रहेगी ही नहीं।
2 अगस्त सन 1934 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद तो जैसे वो इकलौता राष्ट्र का स्वामी बन गया। मतलब अब हिटलर ही राष्ट्रपति है, हिटलर ही प्रधानमंत्री है, हिटलर ही सेना का प्रधान है, हिटलर ही सब कुछ था। सारे कानून उसी ने बनाने शुरू कर दिए, कानून का निर्माता वही हो गया, जर्मनी का भाग्य विधाता वही हो गया, सर्वशक्तिमान हो गया वो, सर्वे सर्वा। और ये सब चीजें कुछ मुसोलिनी स्टाइल में शुरू हुई थी। तो आप समझिए कि एक ऐसा समय आया कि जब हिटलर जो है वो जर्मनी का सर्वोच्च नेता बन गया, और ये बहुत जल्दी हुआ 1934 में। इनकी जब 1934 में मृत्यु हुई तो उसी मृत्यु के बाद अगर आप देखेंगे तो ये हिटलर जो है वो सब कुछ बन गया। इसके पास कुछ बहुमत था ही, कोई विरोध करने वाला नहीं था, विरोधी जो है सब जेल में बंद थे। अब उसने सारे देश में जो आर्थिक संसाधन है वो आर्थिक संसाधन पूरी तरीके से नियंत्रण में ले लिए। जर्मनी को उन आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल करके जर्मनी के सैन्य शक्ति को प्रबल करने में उसने समय बिताया। वर्साय की अपमानजनक संधि जो हुई थी उसमें जो व्यवस्था अपनाई गई थी जर्मनी के द्वारा, उन सारी व्यवस्थाओं को मानने से उसने इनकार कर दिया। और सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध उसने, आपने मालूम है कि छेड़ा। हालांकि उसमें भी आगे चल करके पराजय हुई जर्मनी की, लेकिन उसने वो कर दिखाया जो वो करना चाहता था। तो आखिर जो उसने पार्टी बनाई थी उस पार्टी के कुछ इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि सिद्धांत थे कुछ। उन सिद्धांतों में एक सिद्धांत है नस्ल की सर्वोच्चता, नस्ल यानी कि रेस। और जब हम नस्ल की सर्वोच्चता की बात करते हैं तो एक बार फिर से मैं कहूंगा कि भाई इसको आप ध्यान कर लीजिए, ऑल दैट इज नॉट इन रेस इज ट्रैश। यह कथन किसी और का नहीं, इसी व्यक्ति का है जो नस्ल की सर्वोच्चता को सर्वोच्च मानता है। फासीवाद और नाजीवाद दोनों में ये इंपॉर्टेंट स्लोगन है, दोनों में इंपॉर्टेंट स्लोगन है, लेकिन वहां पर राष्ट्र को लेकर के है, वहां पर ऐसा विशेष नस्ल की बात नहीं है। बस हां, विशेषता यह है कि हमारा राष्ट्र है। उस हिसाब से आप एकता देखने को मिलती है नाजीवाद में, और उसी तरीके की एकता देखने को मिलती है फासीवाद में। लेकिन अंतर जो है वो नस्ल को लेकर के है। एग्जैक्टली अगर क्लान की या फिर रेस की बात की जाए तो वो फोकस नहीं है, फासीवाद उस पर फोकस नहीं है, लेकिन नाजीवाद उसी पर फोकस है। नाजी विचारधारा जो है वो नस्ल की श्रेष्ठता को ही स्वीकार करता है। फासीवाद इसके बारे में कुछ खास नहीं कहता। तो हिटलर कहता है कि भैया जो कुछ संसार में है जाति के अतिरिक्त वो सब कूड़ा करकट है, सब एक जाति का ही कहानी है। तो उन्होंने जातियों की मान्यता बहुत रखी और खास तौर से गोरे वर्ग की। कह रहे हैं कि गोरी जातियां काली, पीली, गेहूंई इन सब जातियों से ऊपर है। और गोरी जातियों में भी ट्यूटन्स की बात करता है, और ट्यूटन्स में भी जर्मनी और नॉर्डिक्स की बात करता है। वो कहता है कि जर्मन और नॉर्डिक्स जो जातियां हैं वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। अपनी आत्मकथा जो उसने लिखी है मीन कैम्फ, उसमें बताया है कि मनुष्य जाति की संपूर्ण संस्कृति जो है, जितना भी संसार में मनुष्य जाति की संपूर्ण संस्कृति है, वो सारे में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है वो आर्य है, और आर्य हम हैं। क्योंकि बाकी सारे देशों में आपको जो जातियां दिख रही हैं सबके रक्त जो है वो कहीं ना कहीं मिक्सचर हैं, मिले हुए हैं, अपवित्र हैं। नॉर्डिक जाति जो है वो पवित्र है। उदाहरण दिया उसने कि जैसे रूस की जातियों में आपको मंगोल जातियों का मिश्रण देखने को मिलेगा, फ्रांस में भी अन्य जातियों का मिश्रण है, केंद्रीय यूरोप की तमाम सारी जातियों में भी इसी प्रकार के मिश्रण आपको देखने को मिलते हैं। अमेरिका की बात करता है तो कहता है कि अमेरिका में तो यूरोपीय जातियों का इतना मिश्रण है कि अमेरिकन है ही नहीं। तो उसने बताया कि केवल जर्मन है जो केवल जर्मन है, उनमें किसी चीज का मिश्रण नहीं है। उसमें मिश्रण करने का प्रयास यहूदियों ने किया, इसीलिए हम उनको दंडित करेंगे, यह उसका कहना है। यहूदी नस्ल उसके लिए सबसे बुराइयों का बुरी नस्ल है, और उसका कहना है कि सभी बुराइयों की जड़ जो है वो ये यहूदी है। उसने कहा कि आज जो जर्मनी की स्थिति है, जर्मनी जो प्रथम विश्व युद्ध में हारा, उसके ऊपर जो इतने बड़े कठोर प्रतिबंध लगाए गए, उन सब के पीछे जर्मन लोग हैं, क्योंकि उन सब के पीछे यहूदी लोग हैं, क्योंकि यहूदी कायर हैं।
यहूदी परजीवी हैं, उनका उन्मूलन करना होगा। और जब तक यहूदी जर्मन इतिहास में रहेंगे तब तक जर्मन श्रेष्ठ नहीं बनेगा। संसार की सारी संस्कृति खतरे में है जब तक कि यहूदी हैं। इसलिए यहूदियों को अस्वीकार करो, उनसे सारे अधिकार छीन लो और हर एक चीज जिसका वो उपयोग करते हैं वो सब उनसे छीन लो। और दुनिया की कोई भी देश जो यहूदियों को वो अधिकार देता है जो उस देश को मिलने चाहिए, समझ लो कि वो अपने देश का पतन करने की शुरुआत करता है। इतनी घृणा उसको यहूदियों से। तो यह है नस्ल की सर्वोच्चता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वह है सर्वाधिकारी राज्य। सर्वाधिकारी राज्य का मतलब हो गया, यह सर्वाधिकारी राज्य का समर्थन करता है। टोटलिटेरियन स्टेट का मतलब होता है, सर्वाधिकारी राज्य का मतलब होता है कि समाजवाद, मतलब इनका जो समाजवाद है उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो साम्राज्य विस्तार, और उसकी पूर्ति के लिए हर एक व्यक्ति को हर एक साधन का उपयोग करना चाहिए। और समाज में, राज्य के समाज में जितने भी प्रकार के वर्ग हैं, समुदाय हैं, सभी संसाधनों का उपयोग इसी लक्ष्य के साथ करें कि उनके राज्य का विस्तार हो। तो सर्वाधिकारी राज्य जो है वो इसी बात की कल्पना करता है कि राज्य का विस्तार हो, उसके लिए जो भी अधिकारों का प्रयोग किया जा सके करो। फिर है हिंसा और युद्ध में विश्वास। राष्ट्रीय समाजवाद यानी कि नाजी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केवल भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, हिंसा और युद्धों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नस्ल की श्रेष्ठता हमने स्वीकार की है, श्रेष्ठ जाति को विश्व के ऊपर शासन करना चाहिए और इसलिए हम बलपूर्वक शासन करेंगे। आर्यों की जो नॉर्डिक शाखा है वो सबसे उच्च शाखा है और उसे पूरा विश्वास है कि जर्मनी के साथ साथ ये जर्मनी जो नॉर्डिक समूह को लेकर के चल रहा है ये पूरे विश्व पर एक दिन शासन करेगा। इसलिए वो हिंसा और युद्ध में जरा सा भी डरेगा नहीं, इसलिए वो हिंसा और युद्ध का समर्थन करेगा। संसार पे विजय प्राप्त करनी है तो आप भाषण से विजय प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए वो विजय को सहर्ष स्वीकार करता है, हिंसा को सहर्ष स्वीकार करता है। तो ये कुछ खतरनाक भावनाएं हैं जो आप देखते हैं नाजीवादी पार्टी में। पर मुद्दा यह है कि ये पार्टी क्या चाहती थी, किस तरीके की चीजों को चाहती थी, इनके किस प्रकार के कार्यक्रम थे। तो कुछ कार्यक्रमों के ऊपर आइए चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर हम वर्साई की संधि के इर्द गिर्द देखें तो नाजी पार्टी क्या चाहती है। नाजी पार्टी वर्साई की संधि को रद्द करना चाहती है। सिंपल सी बात है, वो नहीं चाहती कि अब आगे वर्साई की संधि कंटिन्यू हो, क्योंकि अपमानजनक संधि है। इसको पूरी तरीके से वो रद्द करना चाहता है। जर्मन भाषी और जर्मन जातीय श्रेष्ठता को वो लागू करना चाहता है। वो कहता है कि जर्मन भाषा बोलने वाले और जर्मन जाति के लोग जिन जिन प्रदेशों में निवास करते हैं उन सबको मिलकर के एक विशाल शुद्ध जर्मन नस्ल के जर्मनी साम्राज्य का निर्माण करना चाहिए, जिसे हम जर्मन गणराज्य कह सके। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एशिया और अफ्रीका में हमने जो जर्मनी प्रदेश खोए हैं, एशिया और अफ्रीका के जो प्रदेश हमने खोए हैं उन्हें फिर से प्राप्त करना होगा, फिर से प्राप्त करना होगा, तभी हमारी जो खोई हुई साख है वो हमें वापस मिल सकेगी। अब ये सब बिना सैन्य शक्ति के होगा क्या? इसलिए हमें सैन्य शक्ति को बढ़ावा तो देना ही होगा, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया था। जर्मनी की सैन्य शक्ति को छीण कर देने वाली जितनी भी व्यवस्थाएं वर्साई की संधि में की गई थी, वो सारी व्यवस्थाएं हमें हटानी पड़ेगी और जर्मनी को फिर से एक सैन्य महाशक्ति के तौर पर पुनर्गठित करना होगा। यहूदियों के प्रति घृणा मैंने आपको बताई है। उसने कहा है कि यहूदी जर्मन नहीं है, यहूदी जर्मन नहीं है, और जो जर्मन नहीं है उसे जर्मनी स्वीकार नहीं करेगा। महायुद्ध में जो पराजय जर्मनी को देखनी पड़ी है उन यहूदियों के कारण ही देखने को पड़ी है। ये यहूदी लोग ही थे जिन्होंने जर्मनी में निवास करते हुए भी जर्मनी का साथ नहीं दिया,
मरते दम तक नहीं लड़े और सरेंडर हो गए। इसलिए इनके जर्मन नागरिकता के सारे अधिकार छीन लिए जाने चाहिए। और सबसे बढ़िया बात तो यही होगी कि इनको जर्मनी से निकाल दिया जाए। तो इसने इनका विनाश करने के लिए आपने देखा होगा कि गैस चैम्बर्स में मार डाला, लोगों को तड़पा तड़पा करके यहूदी नस्ल को समाप्त करने का प्रयास किया। और उसने यह भी प्रचार किया कि ऐसी कोई भी समाचार पत्र या पत्रिका जो देशभक्ति या राष्ट्रवाद का विरोध करती है, राष्ट्रवाद का विरोध करेगी, उस पर क्या लगा दिया जाएगा? प्रतिबंध। प्रतिबंध। अब समस्या यह है कि यह सुनकर के आप लोगों को खराब लगेगा कि यार ये तो ठीक है, इसमें गलत क्या है? लेकिन देशभक्ति और राष्ट्रवाद की परिभाषा भी यही तय करेंगे, जो इन्होंने तय की है उसी परिभाषा के, वही राष्ट्रवाद है, वही चीज है। इसके अलावा किसी ने अगर कुछ दूसरा कुछ छापने का प्रयास किया तो उसके ये समाचार पत्र पत्रिकाएं बंद कर दी जाएंगी। और किसी ने भी अगर साम्यवाद जो है उसका सपोर्ट किया तो उसको भी देश से निकाल दिया जाएगा। तो रूसी साम्यवाद की बात हो रही है खास तौर से। ये कह रहे हैं कि साम्यवाद का विरोध किया जाना चाहिए, जो रूसी साम्यवाद है, जो विदेशी साम्यवाद है, उसका विरोध होगा। और जर्मन राष्ट्रीयता जो है ना, रूसी साम्यवाद जो है उसका विरोध होगा, और जो जर्मन राष्ट्रवाद है उसका समर्थन होगा। ठीक है, ये करना होगा सबको, और जो ये नहीं करेगा उसे दंडित किया जाएगा। तो इस तरीके के कठोर जो कार्यक्रम है नाजी पार्टी के द्वारा प्रचारित किए जाते थे, इन सब में अच्छी बात यह होती थी कि वो एकजुट करने के लिए लोगों को तैयार रहता था। हाँ, ये एक अलग बात है कि जर्मन नस्ल के प्रति ही लोगों को एकजुट कर रहा है, तो जर्मनी के लोग इसका विरोध क्यों करेंगे? जर्मनी के लोग तो इसका समर्थन ही करेंगे। तो बात आती है कि आखिर इस तरीके की चीजें उदित ही क्यों हुई, ये समय क्यों आया इस तरीके का, और ये पार्टी कैसे बनी? तो इसके भी कुछ अहम पहलू हैं, जैसे कि खुद वर्साई की संधि इस बात को आपको समझना होगा कि वर्साई की संधि ने कहीं ना कहीं इसको प्रेरित किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के ऊपर तमाम सारे सैंक्शंस लगाए गए, वर्साई की संधि अपमानजनक साबित हुई। इसकी वजह से जर्मनी को सैनिक, आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से एकदम पंगु बना लिया गया। मैंने आप लोगों को बताया कि उसके तमाम प्रकार के कारखाने छीन लिए गए, उसके रॉ जो मटेरियल्स हैं, उसके खनन के जो क्षेत्र हैं वो छीन लिए गए, आर्थिक रूप से उसके ऊपर बहुत सारे हर्जाने लगाए गए, सैन्य लिमिटेशंस जो है वो लगाई गई सैनिकों की। तो इसलिए वो जर्मनी जो है उस संधि को भंग करने के लिए प्रयासरत है। तो वो चाहता है कि इस संधि से सबसे पहले तो मुक्ति मिले, ये हमारा शोषण है। तो जिसके अंदर ये हिम्मत होगी उसका तो पूरा देश साथ देगा ही। तो देश ने साथ दिया, उसने साबित किया कि जर्मनी के ऊपर राष्ट्रीय कलंक है। और जर्मनी के लोग भी एक ऐसे नेता की तलाश कर ही रहे हैं जो इस कलंक को इस गौरव में बदल दे कि जैसा पहले जर्मन गौरव था, और वो हिटलर हुआ। तो एक तो ये आपको देखने को मिलता है कारण, इस कारण से नाजी पार्टी का उदय हुआ, लोगों को समर्थन मिला, लोगों का समर्थन मिला। दूसरा, जर्मन जाति जो है उसके अंदर एकजुट होने का प्रयास क्यों किया गया? मतलब जर्मन जाति के प्रति एकजुटता क्यों लेकर के आए लोग? क्योंकि हिटलर ये पहले ही समझ गया था कि जर्मन जाति स्वभाव से ही सैनिक मनोवृत्ति के हैं, और अगर जो व्यक्ति स्वभाव से ही सैनिक मनोवृत्ति का है, सैनिक मनोवृत्ति का है, तो उसके अंदर राष्ट्रवाद जगाना बड़ा आसान है, और वो सब एकजुट होंगे, और वो एकजुट हुए। समझ में आ रहा? तो जाति के आधार पर इसीलिए एकजुट किया जा रहा है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो यहूदी हैं, क्योंकि वो हारे, उन्होंने सरेंडर किया, तो कहा जा रहा है कि हमारे देश में रहने के बाद भी वो सरेंडर होते हैं, तो इसका मतलब वो पवित्र नहीं है। तो लोगों ने इस चीज को आसानी से एक्सेप्ट भी कर लिया। तो हिटलर की जो विचारधारा है वो जर्मन जाति के लोगों की विचारधारा से काफी मैच करती है, इसलिए जर्मन लोगों ने हिटलर को अपना फ्यूहरर घोषित कर दिया। तो हिटलर क्या हो गया? हिटलर इनका फ्यूहरर हो गया। फ्यूहरर का मतलब होता है नेता, डेर फ्यूहरर।
तो न्यूरर फ्यूरर बन गया, नेता बन गया। इसके अलावा वाइमर गणराज्य भी इसके लिए कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद और हिटलर के उदय से के पहले का जो बीच का जो समय, वहां जर्मनी में कौन शासन कर रहा है? वाइमर गणराज्य जर्मनी का 15 साल तक तकरीबन वाइमर गणराज्य का जो शासन है वो असफल शासन है। इसने साबित किया कि यह असफल शासन है और यह केवल और केवल जी हुजूरी करते हैं दुनिया के दूसरे देशों के सामने। यानी जर्मनी का वाइमर गणराज्य जनता की आकांक्षाओं के ऊपर उस तरीके से खरा नहीं उतरा जिस तरीके से उतरना चाहिए था, और इसी असफलता की वजह से भीषण आर्थिक कठिनाइयों का सामना देश कर रहा है। इसी वजह से जर्मनी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा नहीं पा रहा है। तो इसलिए उसने साबित कर दिया कि यह असफल है गणराज्य, इसलिए इसे हटा करके किसी सशक्त राज्य को यहां पर शासन करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं चल पाएगा। और यह चीज उसने तब ज्यादा साबित की जब 1930 में आर्थिक मंदी आई और मैंने बताया कि कारखाने बंद हो गए, मजदूर बेरोजगार हो गए। हिटलर ने कहा कि जर्मन पूंजीपति और यहूदी जो हैं इसके लिए उत्तरदायी हैं। उसने घोषणा की कि जर्मनी की जनता की दुर्दशा का कारण जर्मनी की वर्तमान साम्राज्यवादी सरकार है, वर्तमान सरकार है जिसने साम्राज्यवादी देशों के सामने घुटने टेक दिए हैं। तो हिटलर ने आह्वान किया, पार्टी बन चुकी थी, उसने आह्वान किया कि जितने भी ऋणग्रस्त किसान हैं, जितने भी बेरोजगार हैं, उन सबको आत्मसम्मान दिलाएगी हमारी ये नाजी पार्टी। आप सबको उसमें जुड़ना होगा, सरकार का विरोध करना होगा, और मेरे अंदर वो हिम्मत है कि मैं इन साम्राज्यवादी देशों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूं। हम मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। अब लोग एकदम जोश में आ गए, जर्मन जनता और हिटलर एकजुट हो गए। जर्मन जनता को हिटलर के अंदर ही भविष्य दिखाई देने लगा, उसकी पार्टी के द्वारा ही भविष्य दिखाई देने लगा, जो कि यहां से बहुत तेजी से शुरू किया गया था। तो हिटलर ने भी साम्यवाद का और ज्यादा भय दिखाना शुरू किया। वो समझ गया कि यहीं पर है कमजोर नस्ल, कमजोर नस। तो हिटलर ने जर्मन जनता के समक्ष साम्यवाद का जो भय है उसका बढ़ चढ़ करके एकदम गुणगान किया, प्रचार प्रसार करना शुरू किया। उसने कहा कि जर्मनी से साम्यवाद का अगर प्रसार होता रहेगा तो एक समय में जर्मनी के ऊपर सोवियत रूस का कब्जा हो जाएगा, सोवियत रूस का इतना प्रभाव बढ़ जाएगा कि हम अपनी जो प्योरिटी है वो खो देंगे। अगर साम्यवादी सरकार बन गई तो फिर कभी हम सर उठा करके नहीं जी पाएंगे। जर्मनी के ऊपर रूस का अधिकार हो जाएगा, जर्मनी की सभी आशाओं पर पानी फिर जाएगा, पूंजीपतियों को खुला समर्थन वो लोग करेंगे। क्या नाम है, पूंजीपतियों से भी उसने कहा कि खुला समर्थन हमें करें, उन्हें ना करें, और हम आपको इस देश में समाजवाद के साथ साथ पूंजीवाद को पनपने का मौका देंगे। तो इस तरीके से उसने जनता को अपने पक्ष में किया, और जो पूंजीवादी लोग हिटलर से प्रेरित नहीं थे, जो उनका समर्थन नहीं करते थे हिटलर का, जो साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा देने का प्रयास करते थे, उन सबको उठा करके जेल में बंद कर दिया गया। तो इस तरीके से यह भय दिखा करके भी एक खूब तगड़ा प्रचार प्रसार किया गया और चीजें व्यापित की गई। तो खतरनाक थी यह भी स्थिति। आई होप कि आपको इन सारी चीजों से समझ में आ गया होगा कि अंततः जो है, आखिरकार जो है, नाजीवादी पार्टी का उदय क्यों हुआ, हिटलर कौन था, हिटलर के उदय के पीछे के क्या कारण थे, और क्यों हिटलर ने यहूदियों के प्रति इतना अत्याचार किया। उसके पीछे के रीजंस जो है आपको काफी हद तक समझ में आ गए होंगे। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, और आज इस सीरीज का भी अंत हो रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज का भी अंत हो रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आज भी जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो इस वीडियो का जो सारांश है, वो सारांश जो है वो जरूर लिखें, वो सारांश जो है वो जरूर लिखें। आई होप कि आप सब ऐसा करेंगे, अपनी तैयारी को अंतिम रूप से मजबूत करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारी आपसे मुलाकात नहीं होगी, अगले कुछ और वीडियोस हैं जो आपकी पढ़ाई को स्ट्रांग करेंगे।
हाँ, ये जरूर है कि YouTube में अनियमितता आती है, रेगुलरिटी भंग हो सकती है, तो इसलिए हम लोग आपको प्रेरित करते हैं कभी कभी कि अगर आपके पास में संसाधन हैं, अगर या फिर आप थोड़ा जुटा सकते हैं, कर सकते हैं, तभी बैच ज्वाइन कीजिए और अनुशासित तरीके से पढ़ाई कीजिए, जहां से आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है एंड आई होप कि आप सब लोग भी इस चीज का ध्यान रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाने से पहले मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूं कि पीटीवाई के कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। प्रतिज्ञा बैच हमारा है जिसमें हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पर आपको फी रिफंड करते हैं। प्रीलिम्स के लिए बैच के जो हमारे टॉप 10% जो हमारे स्टूडेंट होंगे, और वो कैसे तय होगा, हम वीकली क्लास टेस्ट लेते हैं, मंथली क्लास टेस्ट लेते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वहां पर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली टीचर्स को पता होती है। तो उन सब बेसिस के आधार पर जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे उनको प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम फ्री में देंगे, PRP। इसमें आप हमारी संस्था में आकर के पढ़ाई करेंगे, इसका रहना खाना सब कुछ हम खर्चा उठाएंगे, बढ़िया तरीके से आपके रहने की व्यवस्था की जाएगी, आपको सिर्फ पढ़ाई का माहौल मिलेगा यहां पर। और अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। और फिर मेंस के लिए भी मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपको फ्री में मिलेगा, यानी मुख्य परीक्षा की तैयारी फिर आप ऑफलाइन मोड में हमारे साथ करेंगे। और अगर आप मेंस निकाल लेंगे तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम वो भी आपको हम फ्री देंगे, यानी कि आप इस पूरे कोर्स को फ्री करा सकते हैं अपने बलबूते पर। शुरुआत में आपको जो है यहां पर पे करना पड़ेगा, तो जिसके अंदर गट्स होंगे वो अपने पूरे प्राइज को वापस ले जाएगा। तो जुड़ना भी तो इसी उद्देश्य से है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है बस आपको, और क्या करना है। और बगैर प्रीलिम्स क्वालिफाई किए क्या आपको लगता है कि आप यूपीएससी निकाल लेंगे, तो भूल जाइए, तो एंट्री गेट है। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं फिर कभी किसी लेक्चर में, फिर किसी सीरीज में, आप लोगों की सहायता करने के उद्देश्य से। इस सीरीज को जरूर मैं भी मिस करूंगा और आप लोगों को भी मिस करूंगा, शायद आप भी मिस करेंगे, बट रिवाइज करते रहिएगा बढ़िया तरीके से। किसी नए प्रोग्राम में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। आशा करते हैं कि आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।